देखिए, पहला बात, जो अगर रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए हैं क्लासिकल लिबरलिज्म का, इट्स ऑल राइट। उनको भी लाइव क्लास करना है, ओके? क्योंकि मैं जैसे बताऊंगा सबको समझ में आएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अभी जेएनयू में 40 के आसपास में सीट्स हैं। 40 सीट में से लगभग 10+ लोग हमारे बैच से हैं। कमी कहाँ हो जाती है? जैसे हमारे कम से कम 15 ऐसे बच्चे होंगे जिनका एक या दो क्वेश्चन से जेएनयू चूक गया। अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे जो मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, एक या दो क्वेश्चन से जेएनयू चूक गया, उनको डीयू या बीएचयू या फिर पौंडीचेरी या हैदराबाद वो गए। अरे, डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस। बट जेएनयू जेएनयू होता है, सबका सपना होता है जेएनयू जाने का पॉलिटिकल साइंस में। या एसएयू में एडमिशन हुआ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में, तो वो तो खैर बहुत बेटर, वहाँ भी जा सकते हैं। जो थोड़े पैसे वाले हैं वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो कमी कहाँ हो गई? क्वेश्चन प्रैक्टिस में। हम लोगों का लक्ष्य है इस बार के कम से कम 4,000 5,000 क्वेश्चन तो हम लोगों को आने ही चाहिए। इतना तो हम लोग प्रैक्टिस जरूर करें, राइट? ताकि हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए। ये ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने लगूंगा। इस सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट बाय क्वेश्चन सीरीज। आप देखिएगा, यूपीएससी के लिए ये सीरीज काफी पॉपुलर है। इसको मैं सीयूईटी पीजी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बाय क्वेश्चन सीरीज में हम क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने का मदद करेंगे। इससे रिलेटेड जो आपका एक लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन योर पोर्टल। तो आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं और फिर यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं, मैं समझाऊंगा यहाँ पे, राइट? हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ये सेम क्वेश्चन का क्विज दे सकते हैं। एक सेम क्वेश्चन का क्विज होगा, आप वापस से जाकर पोर्टल पर उसको क्विज को लगा कर आइए कि अच्छा मुझे कितना सॉल्व हो रहा है। उसके बाद ये 25 क्वेश्चन के अलावा 25 क्वेश्चन और होंगे जो कि आपके डेली क्विज के पार्ट बनेंगे। तो आपने अगर लिबरलिज्म कंप्लीट किया, एक पार्ट उसका लिबरलिज्म जिसको क्लासिकल लिबरलिज्म कहा जाता है, तो आपने क्लासिकल लिबरलिज्म के 50 क्वेश्चन बना लिए। 25 क्वेश्चन तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, इसको वापस से आप रिवाइज करेंगे क्विज देकर पोर्टल पर। दूसरा 25 क्वेश्चन और मिलेगा आपको जो कि पोर्टल पर रहेगा, जिसको आप लोग वहां से सॉल्व कर पाएंगे। बस दो ही तीन रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज नोट्स कहीं मत शेयर कीजिएगा। क्योंकि सबको एक एक मैं पासवर्ड लगा के दूंगा, लाइक पासवर्ड लगा के दूंगा कि मैं जान जाऊंगा कि कहाँ से नोट्स लीक हुआ है, ये मैं जान जाऊंगा। कोई पासवर्ड नहीं होगा बट मैं जान जाऊंगा, अच्छा इनका ये आइडेंटिटी था और यहाँ से शेयर हुआ है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। कभी कभी होता क्या है कि आप अपने बहुत क्लोज फ्रेंड को शेयर करते हैं और वो बाकी जगह ग्रुप में शेयर कर देता है। तो इससे बचिएगा, आपने पैसा पे किया है तो प्लीज़ शेयर मत कीजिएगा, वरना हम इस चीज़ से बहुत नाराज़ होते हैं, ये नोट्स शेयर करने और ये जो है तमाम चीज़ों से, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं, राइट? तो ये कुल मिला के हमारा पैटर्न होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन के थ्रू, ओके? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिबरलिज्म क्या होता है, क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है, और फिर क्वेश्चन करके एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही प्रैक्टिस करेंगे। और जो लेक्चर देख कर आया है सोने पर सुहागा, बहुत अच्छी बात। जो नहीं भी देख कर आया उसको भी समझ में आएगा, ओके? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लिबरलिज्म के बारे में। जितने भी वर्ड्स होते हैं जो आईएसएम से एंड करते हैं एट द एंड, राइट, उनको हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं। इन सबको क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बोला जाता है, राइट? अब ये जो आइडियोलॉजी टर्म है, सबसे पहली बार एक आपके पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं जिनका नाम रहता है डी ट्रेसी। इन डी ट्रेसी भाई साहब ने इस आइडियोलॉजी टर्म को सबसे पहली बार कॉइन किया था। कब कॉइन किया था इस आइडियोलॉजी टर्म को? तो 1797 में कॉइन किया था इस आइडियोलॉजी टर्म को। अब आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिंदी में आइडियोलॉजी को विचारधारा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में आइडियोलॉजी के अंत में वाद आता है, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद, राइट? इंग्लिश में इज्म आता है, लिबरलिज्म, एनार्किज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, ये सब आइडियोलॉजीज होती हैं। कम्युनिटेरियनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब आइडियोलॉजीज हैं। इकोलॉजिज्म, ये सब आइडियोलॉजीज होती हैं। आइडियोलॉजी क्या होता है? तो आइडियोलॉजी आपका एक सिस्टम ऑफ थॉट होता है। एक सिस्टम ऑफ थॉट होता है जो कि अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है। आइडियोलॉजी एक विश्वास का विषय होता है। आइडियोलॉजी को कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता। जो रिलीजन होता है वो भी एक तरह का आइडियोलॉजी है। हिंदुइज्म, आईएसएम लास्ट में आ रहा है। इस्लामिज्म, आईएसएम लास्ट में आ रहा है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, आईएसएम, दीज ऑल आर द आइडियोलॉजीज। अब आइडियोलॉजी जो है वो अपने आप को बेहतर साबित करने का कोशिश करती हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स देकर।
और आप किसी भी आइडियोलॉजी के अगर तर्क को अगर सुनिएगा, किसी भी आइडियोलॉजी के आर्ग्यूमेंट को सुनिएगा, तो आपको लगेगा कि यही तो सच बोल रहा है। अगर मैं लिबरलिज्म के आपको आर्ग्यूमेंट बताऊं तो आप सहमत होंगे उसके साथ, लेकिन मैं सोशलिज्म के आर्ग्यूमेंट बताऊं तो आप उसके साथ भी सहमत होंगे, एनार्किज्म के आर्ग्यूमेंट के साथ भी सहमत होंगे। सबके सब आर्ग्यूमेंट, सबके सब आइडियोलॉजी के आर्ग्यूमेंट आपको काफी तार्किक लगेंगे, काफी रैशनल लगेंगे, लेकिन किसी को आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। एट द एंड अगर मैं लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं तो इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है। तो आइडियोलॉजी विश्वास की चीज होती है, कोई उसको प्रूव नहीं कर सकता। उसको आप कोई मशीन ला के प्रूव नहीं कर सकते कि देखो लिबरलिज्म ज्यादा बेटर है, सोशलिज्म है वो कम बेहतर है। किसी के लिए सोशलिज्म ज्यादा बेहतर है, किसी के लिए लिबरलिज्म, किसी के लिए अनार्किज्म, किसी के लिए कम्युनिटेरियनिज्म, किसी के लिए मल्टीकल्चरलिज्म, किसी के लिए हिंदुइज्म बहुत ज्यादा बेहतर है, किसी के लिए इस्लामिज्म बहुत बेहतर है, किसी के लिए जैनिज्म, बुद्धिज्म। बिलीफ का विषय है। सब में कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां हैं, इस्लामिज्म में, हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, लेकिन आप विश्वास करते हैं। तो आइडियोलॉजी विश्वास की बात होती है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के टाइप्स, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर नियो लिबरलिज्म, सोशलिज्म के बहुत सारे टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। सोशलिज्म के टाइप में ये आपका मार्क्सिज्म भी आता है, राइट, तमाम चीजें। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द आइडियोलॉजीज, राइट। आई होप आपको आइडियोलॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा। सीयूईटी पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आइडियोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया, किस ईयर में कॉइन किया, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगला दूसरा चीज पर आते हैं हम लोग। लिबरलिज्म जो है, अब देखिए कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। जैसे लिबर्टी, स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो हर एक आइडियोलॉजी किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को जो है ज्यादा फोकस करता है। अगर मैं लिबरलिज्म की बात करूं तो लिबरलिज्म सबसे अधिक फोकस करेगा लिबर्टी पर, नाम से ही काफी क्लियर पता चल रहा है। तो लिबरलिज्म के लिए लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिबरलिज्म इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन अगर लिबर्टी और इक्वालिटी में अगर उसको एक ऑप्शन दिया जाए कि तुम चुन लो कि कौन है तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट, तो लिबरलिज्म विल गो फॉर लिबर्टी। टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, अगर समाजवाद के बारे में बात किया जाए तो समाजवाद को अगर आप ऑप्शन देंगे कि भाई तुम लिबर्टी इक्वालिटी में कुछ चुन लो, तो समाजवाद जो है वो समानता की तरफ जाएगा, इक्वालिटी को चूज करेगा। होता है ना, मम्मी पापा में से किसी एक को चूज करो, तो आप ऐसा थोड़ी कि आप मम्मी से प्रेम नहीं करते, पापा से प्रेम नहीं करते, करते दोनों से है, बट 19-20 का फर्क होता है ना। सेम थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, राइट। तो ये लिबरलिज्म हो गया, राइट। अब अगर मैं लिबरलिज्म को अगर मैं डिफाइन करूं तो लिबरलिज्म जो है सबसे अधिक महत्व देता है आपको इंडिविजुअल को। देखिए हमें एक ट्रायड को समझना है, मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा। ट्रायड को हमें एक समझना है एक ट्रायंगल के थ्रू, कि इंडिविजुअल, राइट, एक जगह पे होता है, एक जगह पे स्टेट होता है, और एक जगह पे सोसाइटी होती है, राइट। तो लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी है और जो एनार्किज्म की फिलॉसफी है वह इंडिविजुअल को ज्यादा महत्व देती है। अगर पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल और सोसाइटी में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो लिबरलिज्म और एनार्किज्म हाथ उठाकर खूब जोर से चिल्ला के बोलेगा कि इंडिविजुअल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू मार्क्सिज्म और सोशलिज्म, then Marxism and socialism is going to say that society is most important. मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म, जिसे हम समाजवाद और साम्यवाद कहते हैं, अगर मैं उनसे उनकी राय पूछूं तो वह कहेंगे कि समानता सबसे महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ समाज सबसे महत्वपूर्ण है। वह समाज की बात करेंगे, वह व्यक्ति को कम महत्व देंगे और समाज को अधिक महत्व देंगे। अगर मैं फासिज्म से जाके पूछूं या नाजिज्म से जाकर पूछूं, तो फासिज्म और नाजिज्म जैसे जो आइडियोलॉजी है वो स्टेट को सबसे अधिक महत्व देंगे। बात समझ में आया। तो लिबरलिज्म को अगर कोई आपसे डिफाइन करने पूछे कि लिबरलिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिबरलिज्म का डेफिनेशन होता है कि लिबरलिज्म लिबर्टी पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, ये आप लिख सकते हैं उसमें, और ये लिख सकते हैं कि फॉर लिबरलिज्म द इंडिविजुअल इज एन एंड। इंडिविजुअल जो है, व्यक्ति है, वो अपने आप में सब कुछ है लिबरलिज्म के लिए, और समाज जो है वो एक मीन्स है। मतलब समाज मदद करेगा व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए।
और लिबरलिज्म ये भी कहता है कि अगर सभी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा, समाज का भी इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा। अगर लिबरलिज्म से जाकर पूछिएगा कि सोसाइटी क्या होता है, तो लिबरलिज्म बोलेगा कि सोसाइटी इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। सभी व्यक्ति को अगर मैं मिला दूंगा, उनको ऐड कर दूंगा, तो समाज बन जाता है। तो लिबरलिज्म सबसे अधिक महत्व किसको दे रहा है? सबसे अधिक महत्व आपको देता है लिबर्टी को, और इंडिविजुअल को सबसे अधिक महत्व देता है। क्या सोसाइटी को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता? देता है, लेकिन ये कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो इंडिविजुअल ही है। और इंडिविजुअल का अगर अपना जो इंटरेस्ट है वो पूरा होगा, फुलफिल होगा, तो पूरे सोसाइटी का इंटरेस्ट भी फुलफिल हो जाएगा, राइट? अगर परिवार में जितने लोग हैं सब सफल हो गए, तो परिवार भी सफल हो गया, बात खत्म। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ओके? आई होप आपको क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक एक करके जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएगा, मैं क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में बताता जाऊंगा। यहाँ पे दो तीन और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, इसको दो तीन नामों से जाते हैं, जो है हम लोग जानते हैं। नेगेटिव लिबरलिज्म इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेगेटिव लिबरलिज्म। आप अपने नोट्स में लिखेंगे, मैंने क्लास में भी बता रखा है, रिकॉर्डिंग वाले में, राइट? नेगेटिव लिबरलिज्म कहा जाता है। इसी को पुलिस स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिस स्टेट कहा जाता है। और क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, इसी को आप एक और नाम से जानते हैं मिनिमल स्टेट। ये पुलिस स्टेट में बिलीव करता है, नेगेटिव लिबरलिज्म में बिलीव करता है, और मिनिमल स्टेट में बिलीव करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म का मानना है कि स्टेट का एक ही काम है। अगर स्टेट पर इसके व्यू को हम पूछें कि स्टेट के बारे में तुम क्या सोचते हो, अगर क्लासिकल लिबरलिस्ट से जाकर हम पूछें, तो क्लासिकल लिबरलिस्ट हमें बताएंगे कि स्टेट का एक ही काम है। स्टेट का काम है कि आपको सुरक्षा देना, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना? तो कोई आपका मर्डर वर्डर नहीं कर पाए, आपकी जान की रक्षा करना, आपकी लाइफ की रक्षा करना, यही काम है स्टेट का। अगर कोई भूखे मर रहे है तो क्या भोजन देना, फ्री में 5 किलो का अनाज, क्या ये स्टेट का काम है? तो क्लासिकल लिबरलिस्ट बोलेंगे नहीं है काम। अगर कोई भूख से मर रहा है, कोई अनपढ़ है, अगर वो शिक्षा नहीं जो है ग्रहण कर पा रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तो ये लोग कहता है कि तुम फ्री में एडुकेशन देने का जिम्मा मत उठाओ, तुम फ्री में किसी को हेल्थ केयर सुविधा मत दो, तुम फ्री में किसी को खाना मत दो, तुम बस उनको प्रोटेक्ट करो, बस तुम उनका जान का रक्षा करो, उनका कोई मर्डर नहीं करे, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है। बात समझ में आया? तो आज के स्टेट क्लासिकल लिबरलिज्म को फॉलो नहीं करते। आज के स्टेट देखिए, जो भूखा रहता है उसको खाना भी देते हैं कि नहीं देते हैं? हमारे यहाँ है कि ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सबको 5 किलो महीने का अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है? सरकारी अस्पताल हैं कि नहीं? सरकारी स्कूल हैं कि नहीं? तो क्लासिकल लिबरलिज्म ये सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता था। बात समझ में आया? इसीलिए क्लासिकल लिबरलिज्म को पुलिस स्टेट से के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि ये कहता था कि बस आपको लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करना है, आपको पुलिसिंग का काम करना है, उनको मैनेज करने का काम करना है, राइट? ओके। मिनिमल स्टेट, कम से कम फंक्शन करना है। कम से कम फंक्शन में क्या करना है आपको? तो आपको लोगों को बस सुरक्षा देना है, खाना देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी देना, एडुकेशन सर्विसेज देना, ये सब काम नहीं है स्टेट का। और यहाँ नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब कुछ बुरा नहीं है। नेगेटिव का मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत बुरा है, ये थ्योरी है इसीलिए इसको नेगेटिव लिबरलिज्म कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में नेगेटिव वर्ड का मतलब होता है कि आपको जब किसी चीज को करने से मना किया जाए ना, तो उसको कहते हैं नेगेटिव बना दिया आपको उसने। तो क्लासिकल लिबरलिज्म ने स्टेट को नेगेटिव बना दिया, मतलब उसको ज्यादा काम करने से रोक दिया, ये बात है। ऐसा नहीं है कि क्लासिकल लिबरलिज्म बहुत खराब लिबरलिज्म है इसीलिए इसको नेगेटिव लिबरलिज्म कह दिया, ऐसा नहीं है। बात समझ में आया? जो नेगेटिव का मतलब होता है आपको रोक देना किसी भी काम को करने से। बात समझ में आया? तो क्लासिकल लिबरलिज्म किस स्टेट को सपोर्ट करता है, पॉजिटिव स्टेट को कि नेगेटिव स्टेट को? तो ये नेगेटिव स्टेट को सपोर्ट करता है। यहाँ नेगेटिव स्टेट मतलब मत सोचिएगा कि अरे ये राक्षस स्टेट है, नेगेटिव नेचर का है। नेगेटिव का मतलब कि स्टेट को कम से कम काम करना है। ज्यादा काम करने जाएगा स्टेट तो क्लासिकल लिबरलिस्ट उसका विरोध करेंगे। अगर किसी को खाना पहुंचाने जाएगा, विरोध करेंगे, कहेंगे कि वो गरीब रह गया, अपनी जिंदगी में गरीब रह गया, अपनी गलती से रह गया। बात समझ में आ रहा है? ये चीज है यहाँ नेगेटिव का मतलब, राइट? इसी तरह से आपका नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम भी होता है या लिबर्टी भी होता है। बात समझिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है, राइट? मैंने इसको डिटेल में से बता रखा है पहले के क्लासेस में भी, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखा होगा, डेमो क्लासेस देखा होगा, तो वहां पे बता रखा है।
तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव लिबर्टी का बात करते हैं और पॉजिटिव लिबर्टी का। इसको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा तब समझ में आएगा। और सबको प्रैक्टिकली समझते जाना है अपने लाइफ डे टू डे की चीजों में, राइट। इतना हम लोगों को थ्योरी ये सब में नहीं जाना है, ओके, प्रैक्टिकली समझना है कॉन्सेप्ट। देखिए, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं ना, और आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपके ऊपर कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, तो कहेंगे कि आपके पास नेगेटिव लिबर्टी है। क्या आपके पास सीयूईटी पीजी क्लास करने का नेगेटिव लिबर्टी है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। क्या आपको सीयूईटी पीजी क्लास करने से कोई रोक रहा है? आपने एक बार बैच में इनरोल कर लिया तो आप कर सकते हैं क्लास, यू कैन अटेंड द क्लास, यू कैन ज्वाइन द क्लास। तो आपके पास सीयूईटी पीजी के क्लास को करने का नेगेटिव लिबर्टी है। क्या आप अपने टाउन में घूम सकते हैं? क्या इसको घूमने के लिए नेगेटिव लिबर्टी है आपके पास? तो कहेंगे बिल्कुल घूम सकते हैं। क्योंकि टाउन में घूमेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपको पुलिस रोक देगी, आपको कोई मारने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है जहां कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन ना हो, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, इसको नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं, राइट। नेगेटिव मतलब फिर से मत सोचिएगा दिमाग में कि बहुत बुरी चीज है, कोई बुरा अच्छा चीज। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब नहीं होता पॉलिटिकल साइंस में। बात समझ में आया? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मोहन स्कूल जाना चाहता है और मोहन को स्कूल जाने से कोई नहीं रोक रहा, तो मोहन के पास नेगेटिव लिबर्टी है स्कूल जाने की। मोहन जो है फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है, मोहन को दिल्ली से मुंबई जाने से कोई नहीं रोक रहा, मोहन के पास नेगेटिव लिबर्टी है। मतलब कोई बाहरी दबाव नहीं है उसके ऊपर। बात समझ में आया? पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इंटरनल रिस्ट्रिक्शन, इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट। मुझे बाहर से कोई कुछ नहीं रोक रहा, लेकिन मैं खुद ही वो काम नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मोहन मुंबई से दिल्ली जाना चाहता है, मोहन को मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन मोहन बेचारा है गरीब, वो फ्लाइट का टिकट ही नहीं खरीद सकता। तो मोहन के पास नेगेटिव लिबर्टी तो है, लेकिन मोहन के पास पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है। मतलब मोहन में उतनी क्षमता नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी। बात समझ में आया? उसको क्षमता बोला जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब बताइए कि पॉजिटिव लिबर्टी है कि नहीं है, कि नेगेटिव लिबर्टी है, क्या है, क्या कॉम्बिनेशन है, राइट। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओके, चैट में। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन पहला है, जॉन नाम का एक व्यक्ति है, राइट। जॉन खूब अमीर है, बहुत पैसे वाला है, और जॉन दिल्ली में रहता है। जॉन दिल्ली से बैंगलोर कार से जाना चाहता है, लेकिन जॉन जिस धर्म से बिलोंग करता है, सरकार ने ऐसा कुछ कानून बना दिया कि उस धर्म के लोग आपका बैंगलोर नहीं जा सकते दिल्ली से। तो जॉन के पास क्या है अभी? नेगेटिव लिबर्टी है कि नहीं? पॉजिटिव लिबर्टी है कि नहीं? क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या है जॉन के पास? तो नेगेटिव लिबर्टी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, नेगेटिव। आ वेट वेट, सॉरी सॉरी, प्रियांश जो है शर्मा का आंसर करेक्ट है। आ, नंदिनी का आंसर रॉन्ग था, गलती से हम बोल दिए, सॉरी। हम देखे तो देखिए, फिर से हम समझा रहे हैं, राइट। जॉन के पास पास क्या है क्या नहीं है ये बताइए। फिर से मैं बोलता हूँ, ओके, समझिए बात को। अगर कोई बाहर से रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो कहेंगे कि उसके पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं है, राइट। और अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो कहेंगे कि पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है। जॉन के पास एबिलिटी है कि नहीं जाने के लिए बैंगलोर? पैसा वैसा है कि नहीं उसके पास? कार है कि नहीं उसके पास, ये बताइए, हाँ या ना। जॉन के पास कार है, पैसा है जॉन के पास बैंगलोर जाने के लिए, है। तो जॉन के पास पॉजिटिव लिबर्टी तो है, क्योंकि जॉन केपेबल है। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब कैपेसिटी होना, तो केपेबल तो है ही जाने के लिए बैंगलोर। लेकिन जॉन को सरकार ही रोक दे रही है, मतलब बाहरी कोई ताकत रोक दे रही है, उसको अंदर से कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉन के पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं है, पॉजिटिव है। बात समझ में आया? और पूरा पूरा सेंटेंस लिखिएगा, पूरा पूरा, कि नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन, ओके। मोहन है एक बालक, राइट। मोहन स्कूल जाना चाहता है। मोहन जिस जाति से बिलोंग करता है, उस जाति पर कोई रोकथाम नहीं है बाहर से, वो जाति आराम से जा सकती है और जाके स्कूल में पढ़ सकती है। मोहन तेज तर्रार बच्चा भी है। मोहन जो है तेज तर्रार बच्चा है, पढ़ने लिखने में ठीक है, तो वो जाके शिक्षा ग्रहण कर सकता है, राइट। तो अभी क्या है मोहन के पास? पॉजिटिव लिबर्टी है कि नहीं, नेगेटिव है कि नहीं, या दोनों है या दोनों नहीं है, बताइए जल्दी 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 बोलिए। मोहन दोनों है, राइट, करेक्ट आंसर, दोनों है, ओके। एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट। मोहन स्कूल जाना चाहता है, मोहन को स्कूल जाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन मोहन जो है ना,
वो बेचारा थोड़ा दिमाग से कमजोर है, पढ़ ही नहीं पाता। अब बताइए क्या है मोहन के पास और क्या नहीं है। राइट। मोहन के पास पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव है। राइट। करेक्ट आंसर, पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है मोहन के पास, क्योंकि मोहन बेचारा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, नहीं पढ़ पाता। राइट। बट नेगेटिव है, उसको जाने से कोई नहीं मना कर रहा है। अच्छा, इस बार नंदनी आंसर करेंगी, और एक कौन गलत बता रहा है भाई? और एक इस बार का आंसर है ये, नंदनी आंसर करेंगे और प्रियांश आंसर करेंगे। ओके, बाकी आप लोग ठीक समझ गए मेरे को लग रहा है। एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लीजिए जॉन का ही एग्जांपल लेते हैं। जॉन जाना चाहता है दिल्ली से बेंगलोर। जॉन को दिल्ली से बेंगलोर जाने से कोई मना नहीं कर रहा है, जॉन जा सकता है, सरकार ने कोई कानून वानून नहीं बनाया कि जॉन को रोक देंगे या कोई दिक्कत है। राइट। पर जॉन बेचारा बहुत गरीब आदमी है, ना उसके पास बस का भाड़ा है, ना फ्लाइट का टिकट करा सकता है, ना गाड़ी है उसके पास। अब बताइए क्या है जॉन के पास, क्या नहीं है? करेक्ट त्रिदीप, आपका आंसर करेक्ट है। हाँ प्रियांश शर्मा, आपका भी आंसर करेक्ट हुआ, अभी पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है। आप बताइए नंदिनी, कौन सा है? समझ में आ गया ना? हाँ ठीक बात है, पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है। समझ समझ में आया सबको? समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है? राइट। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी को देखा जाता है। ओके, प्रैक्टिकली समझिए चीज़ों को, राइट, तब समझ में आएगा। तो ये सब मैंने रिकॉर्डिंग वाले क्लास में भी बता रखा है, अब एक एक करके क्वेश्चन कराता हूँ। ओके। अच्छा, आपका पहले भी सही था, अच्छा मैंने तब ध्यान से नहीं देखा, जो है गलत मैसेज हमने देख लिया होगा मे बी। राइट। देखिए क्लासिकल लिबरलिज्म स्टेट को क्या कहता है, कि तुम ज्यादा से ज्यादा काम करो, कि कहता है कि कम से कम इंटरवीन करो? आप बताइए क्या कहता है क्लासिकल लिबरलिज्म स्टेट के बारे में? ज्यादा से ज्यादा काम करो कि कम से कम इंटरवीन करो? क्लासिकल लिबरलिज्म स्टेट को क्या कहता है? कम से कम काम करो। राइट, कम से कम काम करने के लिए कहता है ना। बस लोगों को बस लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करो। राइट। बाकी लोग भूखे मर रहे हैं तो उनको खाना मत दो, लोग बीमार हैं फ्री में इलाज मत दो, लोग, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। राइट। लोग जो हैं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट देम बी इलिटरेट। राइट। कोई सरकारी स्कूल मत खुलवाओ। तो लीस्ट इंटरवेंशन को प्रमोट करता है। ओके, समझ में आया बात? अब चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते रहते हैं और इससे समझते हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा। और लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा, और नोट्स खुद से बनेगा अपने कॉपी में। राइट। पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें से कोर प्रिंसिपल कौन सा है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म का? तो क्लासिकल लिबरलिज्म किस प्रिंसिपल पर बना हुआ है, किस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है, बताइए? क्लासिकल लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म लिबर्टी पर बना हुआ है कि इक्वालिटी पर बना हुआ है, किस चीज पर बना हुआ है? राइट। क्लासिकल लिबरलिज्म बना हुआ है लिबर्टी के प्रिंसिपल पर। तो इंडिविजुअल के लिबर्टी को सपोर्ट करता है और उनके ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है, कि उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। ओके। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं, स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी। कहता है क्या कि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में इंटरवीन करना चाहिए? तो जवाब है नहीं। स्टेट को तो कम से कम रोल दिया जा रहा है ना। कह रहा है क्लासिकल लिबरलिज्म दैट स्टेट शुड इंटरवीन लीस्ट इन द इकोनॉमी और इन एनी अदर डायमेंशन ऑफ द सोसाइटी। स्टेट को कम से कम इंटरवीन करना है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो स्टेट के इंटरवेंशन को रोकता है, और इसी चीज को जो है हम लोग कहते हैं लेजाज फेयर स्टेट। तो लेजाज फेयर स्टेट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा स्टेट जो कि सिर्फ लोगों को सुरक्षा देने का काम करता है, बाकी कुछ नहीं करता। इकोनॉमी में इंटरवेंशन नहीं, बाकी लोगों को खर्चा पानी देना नहीं। राइट। बात समझ में आया? हाँ, जैसे लेस इज फेयर, इसको कैसे हम लोग कहते हैं, ये मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। स्टेटमेंट कहा जाता है क्लासिकल लिबरलिस्ट के द्वारा। राइट। कि द गवर्नमेंट हु गवर्न द लीस्ट इज बेस्ट। जो गवर्नमेंट जो सबसे कम गवर्न करता है वही बेस्ट होता है। दिस इज व्हाट द क्लासिकल लिबरलिज्म इज ऑल अबाउट। राइट। बात समझ में आया? क्लासिकल लिबरलिज्म स्टेट के बारे में क्या कहता है? तो अगर स्टेट के बारे में पूछिएगा तो क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट इज अ नेसेसरी इवल। क्या कहता है? स्टेट इज अ नेसेसरी इवल।
स्टेट जरूरी है लेकिन एक ईवल है, ईवल मतलब राक्षस टाइप में बुरा चीज है। अब स्टेट ईवल क्यों है? स्टेट ईवल इसलिए है क्योंकि स्टेट हमारे लिबर्टी को बार बार कम करने की कोशिश करता है कानून बना के, और क्लासिकल लिबरलिस्ट लिबर्टी को सबसे महत्व देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टेट एक ईवल है, लेकिन स्टेट नेसेसरी भी है। वाई स्टेट इज नेसेसरी? State is necessary because it provide the protection to the people, security to the people. If a state will not be there, then also there would be a problem, right? तो कहता है कि स्टेट नेसेसरी इवल है, बुराई है, लेकिन एक आवश्यक बुराई है, होना भी चाहिए। बात समझ में आया? तो ये लोग स्टेट को मजबूरी में एक्सेप्ट करते हैं। और एनार्किज्म कहता है कि स्टेट इज अननेसेसरी इवल। एनार्किज्म कहता है कि स्टेट का तो जरूरत भी नहीं है। अब क्यों नहीं है जरूरत, क्या नहीं है, इसके बारे में जब एनार्किज्म कराएंगे तो बताएंगे, या लेक्चर आप लोग देखिएगा वहां समझ में आएगा, राइट? बात समझ में आया? तो हर एक ऑप्शन को देखेंगे तो स्टेट इंटरवेंशन को कम से कम करने की कोशिश करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, राइट? इक्वालिटी ऑफ आउटकम, देखिए दो तरह की इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको हम लोग फॉर्मल इक्वालिटी कहते हैं, और एक होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, जिसको हम लोग सब्सटैंशियल इक्वालिटी कहते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है ना कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, सबको समान अवसर देना चाहिए, राइट? एक आईएएस का बच्चा है और एक रिक्शे वाले का बच्चा है, दोनों को यूपीएससी देने के लिए कहता है कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, आईएएस के बच्चे को भी और रिक्शे वाले के बच्चे को भी, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर करने की, राइट? लेकिन ये नहीं कहता कि आउटकम क्या होगा। आप ये बताइए कि अगर रिक्शे वाले का बेटा आईएएस के एग्जाम में बैठेगा और एक आईएएस का बेटा आईएएस के एग्जाम में बैठेगा, तो किसका सफल होने का ज्यादा चांस है? बताइए। ऑब्वियसली आईएएस के बेटे का ज्यादा सफल होने का चांस है, उसको उस तरह का एम्बियंस मिला है, राइट? बात समझ में आ रहा है? तो ये लोग जो है ना, ये लोग एक तरह से देखिएगा तो इन लोगों का जो इक्वालिटी है ना, वो बस ऐसा झूठा इक्वालिटी है। आज भी हमारे यहाँ फॉर्मल इक्वालिटी चलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको क्लासिकल लिबरलिज्म सपोर्ट करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि प्रधानमंत्री बनने का तुमको भी जो है अधिकार है। आई कैन ऑल्सो बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, आई हैव द फॉर्मल इक्वालिटी फॉर दैट। अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास भी बराबर की है, मैं भी एमपी का चुनाव लड़ सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, पर मैं बन पाऊंगा क्या सच में? कैन आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और इनफैक्ट एन और एन एमएलए आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या हम एमएलए भी बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। बात समझ में आया? तो ये लोग जो है झूठी इक्वालिटी को दिखाता है हमारे सामने। ये लोग आरक्षण के व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। ये लोग मेरिटोक्रेसी पर फोकस करता है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था बहुत जरूरी भी है हमारे समाज में। आप बताइए कि एक आईएएस का बेटा है और एक रिक्शे वाले का बेटा है, तो उस तरह से तो रिक्शे वाले का बेटा कभी आईएएस का एग्जाम नहीं पास कर पाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं आरक्षण देने की जरूरत है ना। बात समझ में आया? तो ये लोग रिजर्वेशन को बिल्कुल नहीं, ये लोग इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, पर कौन सी इक्वालिटी? दिखावटी इक्वालिटी, हाथी के दांत वाली इक्वालिटी, जो आप देख सकते हैं उसका इस्तेमाल कुछ नहीं है। दे सपोर्ट फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। व्हाट दे सपोर्ट? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे अगर लिखा रहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो करेक्ट हो जाता, लेकिन लिखा हुआ इक्वालिटी ऑफ आउटकम। लेक्चर देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अपॉर्चुनिटी सबको समान दे दो। भाई अपॉर्चुनिटी देने से क्या होता है? तुम जब तक हमारे एबिलिटी को डेवलप नहीं करोगे या हमें कुछ स्पेशल व्यवस्था नहीं दोगे, हम कहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? आई कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट? और रिक्शे वाले का बेटा आईएएस नहीं बन सकता इस तरह से। बात समझ में आया? तो ये नहीं कहिए कि वो लोग इक्वालिटी को रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इक्वालिटी को, बट फॉर्मल इक्वालिटी, वही इक्वालिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाए और गरीबों का सिर्फ नुकसान कराए, ऐसी इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। बात समझ में आया? क्लासिकल लिबरलिज्म जो है ये प्राइवेट ओनरशिप में बिलीव करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म से ही कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है, राइट? तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहां पे रिसोर्सेस का ओनरशिप प्राइवेट हाथ में हो, उसको हम लोग प्राइवेट ओनरशिप कहते हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म प्राइवेट ओनरशिप में बिलीव करता है, ना कि कलेक्टिव ओनरशिप में बिलीव करता है। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया पूछिएगा, बताएंगे, ओके? यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके? अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म आने से आने के पीछे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स रहे जिसके कारण से क्लासिकल लिबरलिज्म आया?
तो मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से बता रखा है, आप एक बार देखिएगा जाके। तो रेनेसा आया, रेनेसा को भी मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है डेमोस क्लास में और बाकी में मिला के। राइट, रेनेसा आया, रिफॉर्मेशन आया, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया। ओके, ये तीन चीजों के आने के बाद ही क्लासिकल लिबरलिज्म आया। राइट, रेनेसा का मतलब होता है, आंसर हाइड करके हम भी पूछने का कोशिश कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है ना कि हम स्लाइड कर रहे हैं तो खुद आंसर दिख जा रहा है। राइट, अगले बार कोशिश करते हैं। ओके, आप लोग लेक्चर देख के आए हैं तो आप लोग आंसर कर दीजिएगा आराम से। तो ये तीन चीजों के कारण जो है क्लासिकल लिबरलिज्म आता है। अब रेनेसा, रिफॉर्मेशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या है, आधा घंटा तक कम से कम मैंने बता रखा होगा लेक्चर में। राइट, ध्यान में रखिएगा। इस बार रुकिए, हम क्वेश्चन को हाइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बताइए, यहीं यहीं से आंसर मिल जाएगा अपने को। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लिबरल्स, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट? स्टेट का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है क्लासिकल लिबरलिज्म के अनुसार? करेक्ट आंसर। राइट, हाँ सब ठीक बता रहे हैं, बी। राइट, परफेक्ट। क्योंकि ये सिर्फ पुलिस स्टेट का बात करता है तो वही बी हो जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर। राइट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का बात सोशलिस्ट कहते हैं कि अमीरों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा और गरीबों में बांट दो। क्लासिकल लिबरलिज्म से रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का बात सुनिएगा ना तो लोग गुस्सा हो जाएंगे अगर उनके सामने बोलिएगा तो। राइट, ये लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में नहीं बिलीव करते हैं। कहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाया, अपना मेहनत से कमाया है, तो तुम काहे उस पर उतना टैक्स लगा के पूरा जनता में गरीबों में बांट रहे हो। राइट, दिस इज व्हाट द क्लासिकल रियलिज्म, सॉरी लिबरलिज्म इज। क्लासिकल लिबरलिज्म क्योंकि कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है तो इसीलिए ये कतई नहीं हो सकता, दिस कांट बी द केस। राइट, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी, अरे भाई ये लोग तो कहते हैं कि कम से कम इंटरफेयर करो इकोनॉमी में, लेजास फेयर का प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी कहाँ से आ गया, बात समझ में आया? प्रोविजन ऑफ वेलफेयर, ये तो सुनेंगे क्लासिकल लिबरल्स तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। कहीं तो रहें कि वेलफेयर मत करो, कोई भूखे मर रहा है खाना देने का जरूरत नहीं है, कोई बीमार है फ्री में इलाज मत दो, मरेगा वो अपना मौत मरेगा, बात समझ रहे हैं? एडुकेशन किसी को नहीं मिल पा रहा है, रहने दो अनपढ़, गरीब है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेगा। ये क्लासिकल लिबरलिज्म कह रहा है, बात समझ में आया? तो ये कुल मिला के बात। अब आगे हम लोग चलते हैं। फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म किसको कहते हैं? अरे भाई फिर आंसर दिख गया इसका, अच्छा कोई बात नहीं। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट। राइट, यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है जेरेमी बेंथम को। राइट, सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म से ही ये यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट आया है। राइट, यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें उस एक्शन को प्रमोट करना चाहिए या उस काम को करना चाहिए जिससे मुझे बेनिफिट हो। राइट, हाँ देखिए उनका फॉर्मल अप्रोच एक जैसे क्वेश्चन है, मैं पहले इसको आंसर कर दे रहा हूँ। राइट, क्लासिकल लिबरलिज्म ज्यादा ध्यान नहीं देती है चीजों पे, सब कुछ उनका फॉर्मल अप्रोच होता है। देखिए ऐसा ऐसा आप नहीं कह सकते क्लासिकल लिबरलिज्म का उस समय जरूरत था, क्लासिकल लिबरलिज्म वाज द नीड ऑफ द टाइम। आज सुन के हमें लगता होगा ना कि अरे कितनी बेकार फिलॉसफी है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कितना मतलब ये लोग इनह्यूमन फिलॉसफी है। राइट, बट जब ये आया था क्लासिकल लिबरलिज्म ना तो उस समय क्लासिकल लिबरलिज्म का जरूरत था। ओके, क्यों जरूरत था मैं आपको बता रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड मैंने वीडियो में भी बता रखा था। तो ये जो चीजें कह रहे हैं उस समय के हिसाब से ये चीजें ठीक थी। एक सेकंड, मैसेज आ रहा है लग रहा है, तो एक सेकंड बस खाली रुकिएगा। हाँ, तो ये लोग का प्रॉब्लम क्या था ना, क्लासिकल लिबरलिज्म तब आया जब मिडिल क्लास धीरे 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 आगे बढ़ रहा था। मिडिल क्लास मतलब आज का मिडिल क्लास मत समझिएगा, पहले जो मिडिल क्लास में लोग रहते थे ना आज के 200-300 साल पहले या 400 साल पहले, वही बाद में चल के कैपिटलिस्ट बने। तो जब धीरे धीरे ट्रेड, ये सब कॉमर्स, ये सब पूरे यूरोप में फैल रहा था, तो मोनार्की क्या करती थी ना, बहुत ज्यादा टैक्स करती थी लोगों को। अब मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया ना, तो राजा आपको जो है 80 रुपए का टैक्सिंग ले लेगा, तो आपके पास बचेगा क्या? तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है ना यही कह रहा था कि गवर्नमेंट को या किंग को या स्टेट को कम से कम इकोनॉमी में इंटरफेयर करना चाहिए। भाई तुम लोग तो टैक्स ही पूरा ले ले रहे हो, तो कहाँ से कैपिटलिज्म आगे बढ़ेगा, कहाँ से व्यापार ट्रेड आगे बढ़ेगा? तो उस समय के ट्रेड को आगे बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मान लीजिए कि आप खूब पैसा कमाएंगे,
और सब 90% सरकार आपसे ले लेगी, तो आप क्यों पैसा कमाएंगे? व्हाट वुड बी योर मोटिवेशन? तो इनके कारण ही मोटिवेशन बना रहा पैसा कमाने का। तो लोग बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खोले, बड़ा बड़ा इन्वेंशंस हुआ, सारा कुछ हुआ, तो आज इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास आया है। तो जब ये मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, ये 1776 में एक बुक लिखा गया था एडम स्मिथ का, राइट। एडम स्मिथ के बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो 1776 की बात कर रहा हूँ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन धीरे 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 चल रहा था। 1750 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, 1750s के टाइम में इंग्लैंड में, राइट। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये लोग का बहुत फॉर्मल अप्रोच है। इन्होंने जब अपनी फिलॉसफी प्रोपाउंड की थी, तब इनकी फिलॉसफी काफी ज्यादा उस टाइम के हिसाब से बेहतर थी, क्योंकि उस टाइम में इसी की जरूरत थी। इसी तरह से मैं अगले क्लास में जब आपको पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा या वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको मॉडर्न लिबरलिज्म के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे उसी की जरूरत थी, तभी मॉडर्न लिबरलिज्म आया। तो हम लोग किसी थ्योरी को पढ़ते हैं ना, तो उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, राइट। कि उस थ्योरी को कब लाया गया। जब आप उस समय का सिचुएशन और हालात समझिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा नहीं कितनी अच्छी थ्योरी है, राइट। और ये तो मैं इस क्लास में नहीं ही बता पाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो उसके लिए तो वीडियोस ही देख के आना पड़ेगा, राइट। बट ऐसा नहीं समझ सकते कि बिल्कुल बेकार थ्योरी है, राइट। सबका अपना अपना महत्व होता है, ओके। तो ये इसका आंसर होगा। तो फॉर्मल अप्रोच लेके चल रहे हैं बिकॉज दिस वाज नीडेड एट दैट टाइम, दिस वाज नीडेड, राइट। फॉर्मल इक्वालिटी का बात, तमाम चीजें, राइट। ये इसका बैकग्राउंड है। अब हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि तुम उस एक्शन करो, उस एक्शन को परफॉर्म करो, उस एक्शन को प्रमोट करो जिससे दूसरों को फायदा हो और मैक्सिमम लोगों का फायदा हो। कहता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब मैक्सिमम लोगों का फायदा हो, मतलब 100 लोगों में से कम 90 का फायदा हो जिस काम से, उसी काम को करो। और ये इथिकल मॉरल प्रिंसिपल को महत्व नहीं देता। कहता है कि अगर झूठ बोलने से भी तुमको फायदा हो रहा है तो झूठ बोलो। अगर तुम झूठ बोल के 1 करोड़ कमा सकते हो तो तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है, उस झूठ की यूटिलिटी है, तो तुम झूठ बोलो। झूठ बोलना भी उनके लिए ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगर आप सच बोलिएगा और आपको 1 करोड़ का लॉस होगा, तो वो जो सच आपने बोला ना, वो बहुत बेकार आपने सच बोल दिया, वो नॉन जस्टिफाइड है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बात समझ में आया? तो किसी भी एक्शन को ये लोग जज करते हैं कि उसका आउटपुट क्या निकला, आउटपुट से उसका बेनिफिट कितना हुआ। अब वो एक्शन मॉरल था, इमोरल था, सही था, गलत था, इथिकल था, अनइथिकल था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मूवी में होता है ना, कि एक मूवी में किसी को पीछे से लात से मारता है तो उसका कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तो लात से मारना भी जायज है अगर किसी का कर्म, अगर जो है कमर का दर्द ठीक हो जाए तो, इनके अनुसार यूटिलिटेरियनिज्म, राइट। बात समझ में आया? और ये सबके हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये मैक्सिमम नंबर के हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। इसीलिए जॉन रॉल्स जो है, इनसे काफी गुस्सा करता है। जॉन रॉल्स के बारे में मैंने पढ़ा है लेक्चर 11 या 12 में। तो जॉन रॉल्स यूटिलिटेरियनिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि जो यूटिलिटेरियन होता है ना, जो हमारे इंडिया में खूब सारे भरे हुए हैं, खूब सारे भरे हुए हैं, ये यूटिलिटेरियंस बहुत हिपोक्रेट होते हैं, बहुत बड़े हिपोक्रेट होते हैं। अगर किसी यूटिलिटेरियन से पूछिएगा कि, जाके क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन आयर में सर्वे कीजिए कि मुझे एक आदमी को मारना पड़ेगा, अगर मैं उसकी किडनी निकाल दूंगा तो 1000 लोग बच जाएंगे, तो उस एक आदमी को मार दूं क्या? तो सब जोर जोर से चिल्ला के बोलेंगे, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि हाँ हाँ मार दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो आपने क्वेश्चन आयर में बोला एक आदमी को मारना पड़ेगा, और मान लीजिए वो एक आदमी आफी है, तो तब आप बोलेगा अरे मेरे को मार के कैसे 1000 लोग का जान बचा दोगे, ये तो गलत हो जाएगा मेरे साथ। क्यों? सामने वाले को मार रहा था तो तुमको नहीं फर्क पड़ रहा था, अब बात तुम्हारे पे आ गई तो तुम पलट गए। बात समझ रहे हैं? बहुत बड़े बड़े हिपोक्रेट है हमारे देश में, मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था। कोई गरीब है, भीख मांग रहा है, राइट, हाथ पैर उसका ठीक है, तो गरीब भीख मांगने गया, अरे इसका हाथ पैर तो अच्छा है, ये काम करके नहीं खा सकता, जाके काम करके खाओ। आप उसके जगह पे रहते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते, कि आपको मिलना चाहिए भीख 10 रुपया, कि नहीं मिलना चाहिए, कि नहीं मिलना चाहिए? तो यूटिलिटेरियन पर जब अपने पर बात आता है ना, तो वो लोग मुकर जाएंगे, बोलेंगे कि एक आदमी का कत्ल करके 1000 का जान बचाना है तो हाँ बचा दो, बचा दो। पर वो एक आदमी अगर तुम ही हो, तो मान लो तुम्हारे ही कत्ल करने से 1000 का जान बचाया जा सकता है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो? तब मरने के लिए तैयार नहीं होगा।
राइट। और कहता है कि अरे ये भीख मांग रहा है जाके बाजार में, ये तो काम करके खा सकता है। तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुमको कहाँ नौकरी मिल रहा है, तुम जाके नौकरी करो काहे नहीं। भारत में इतना बेरोजगारी है, यहाँ पढ़े लिखे एमए पीएचडी करके लोग घूम रहे हैं, तो उनको तो नौकरी ही नहीं मिल रहा है। तो तुम उसके जगह पे रहोगे तो तुम क्या सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे। तो जॉन रॉल्स यही बात कहता है। जॉन रॉल्स कहता है कि उसके जूते में जाकर देखो, उसके प्लेस पर खड़े होकर देखो, तब जाके डिसाइड करो चीजों को। यूटिलिटेरियन मत बनो कि नहीं नहीं, एक को मार के 1000 का जान बचा दो, 1000 का जान बचा दो, तुम ही बलि दो। तो अपना बलि देने के समय इंसान रोने लगता है। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म का फिलॉसफी है। ये नहीं कहते कि सबको सुखी रखना है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सबको सुखी नहीं करना है, मैक्सिमम लोगों को सुखी करना है। तो बाकी 5 लोग कहाँ भाई। बात समझ में आ रहा है। ये है यूटिलिटेरियनिज्म, राइट। तो ये कुल मिला के बात है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जॉन रॉल्स जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक, मैं जॉन रॉल्स के बारे में अभी बता रहा था, ओके। लॉक अलग आदमी है, रॉल्स अलग आदमी है, राइट। तो जॉन लॉक जो है, ये नेचुरल जस्टिस का इनको फादर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ से याद रखिएगा। एडम स्मिथ फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे। फ्री मार्केट इकोनॉमी दो इनविजिबल फोर्सेस के अनुसार चलता है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, state need not, like state is not needed to interfere in the economy, state को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं इकोनॉमी में। इकोनॉमी अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है। कैसे सेल्फ रेगुलेट करेगा, तो फ्री मार्केट के प्रिंसिपल से। क्या होता है फ्री मार्केट का प्रिंसिपल, तो दो इनविजिबल फोर्सेस है मार्केट में। वो जो दो इनविजिबल फोर्सेस है मार्केट में ना, डिमांड एंड सप्लाई, वही सभी चीजें रेगुलेट कर देंगे, राइट। डिमांड एंड सप्लाई आर दोज इनविजिबल फोर्सेस विच कैन रेगुलेट द मार्केट, करेक्ट आंसर नंदिनी, राइट। तो वो सभी चीजों को रेगुलेट कर देते हैं, ये एडम स्मिथ कहते हैं, और इसी को लेजास फेयर का प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जेरेमी बेंथम फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल का यही बात करता है। लेकिन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज नॉट द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मीन्स द हैप्पीनेस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। ये कुल मिला के बात है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत बड़े चिंतक हुए, जेएस मिल, आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ना भी है। इन्होंने लिबर्टी के बारे में बात किया है। ऑन लिबर्टी इनका बहुत फेमस बुक भी है। बात समझ में आया। और ये दो प्रिंसिपल देते हैं लिबर्टी का, जॉन स्टुअर्ट मिल। प्रिंसिपल देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हार्म प्रिंसिपल। जॉन स्टुअर्ट मिल कौन सा प्रिंसिपल देते हैं, हार्म प्रिंसिपल। ये आप कभी यूपीएससी के इंटरव्यू में जाए तो ये हार्म प्रिंसिपल से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं जो आपसे इंटरव्यू पूछेगा, इंटरव्यूअर पूछेगा। हार्म प्रिंसिपल का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। हार्म प्रिंसिपल को मल्टीकल्चरलिस्ट भी यूज करते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है हार्म प्रिंसिपल, एक सेकेंड बस रुकिए। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि इंसान को लिबर्टी मिलना चाहिए, इंसान को मैक्सिमम लिबर्टी मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी मिलना चाहिए, राइट, ओके। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि दो तरह के आपके एक्टिविटीज होते हैं, एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलना चाहिए। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका इन्फ्लुएंस किसी दूसरे पर्सन पर नहीं होगा। अगर मैं अभी यहाँ पेन टैब से लिख रहा हूँ तो इससे कोई मर थोड़ी रहा है। बात समझ रहे हैं। दिस इज द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, ओके। या मैं बॉटल से पानी पीऊंगा तो किसी को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में पूरा लिबर्टी मिलना चाहिए, एब्सोल्यूट लिबर्टी होना चाहिए। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन में, अदर रिगार्डिंग एक्शन का मतलब होता है कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मेरी लिबर्टी के कारण सामने वाले को खतरा है। एग्जाम्पल, मैं बाइक लेकर निकल गया, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मुझे चलाने भी नहीं आता, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गया। क्योंकि मैं बाइक लेकर निकला बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, चलाने भी नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। वही ऐसे लिखने वाला काम जो ऐसे लिखवा के छोड़ दिया था फोर्शे वाले को, आजकल जो न्यूज़ में आया था ना, ध्यान में होगा आपको। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं है, मैं तो गिर के अपना दुर्दशा करूंगा हूँ 4 गो को, और हम मार सकते हैं, राइट। आई कुड बी अ कल्प्रिट फॉर many number of people, right? So that's why that's the other regarding action. And in those cases where my liberty can harm the other people, right, there should be some restriction, वहां पे रोक लगाया जा सकता है, तो सरकार कानून बनाती है। तो अदर रिगार्डिंग एक्शन में क्या होता है,
अदर रिगार्डिंग एक्शन में एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं दिया जाता, लेकिन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में एब्सोल्यूट लिबर्टी दिया जाता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत का बात नहीं है। हार्म प्रिंसिपल इसी को कहते हैं। हार्म प्रिंसिपल अदर रिगार्डिंग एक्शन में आता है। आपके एक्शन से जब किसी को हार्म होने लगे तब उस चीज पर रोक लगा देना चाहिए। अब आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लीजिए मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहनती है, आप सिविल सर्वेंट के इंटरव्यू में गए, तो उस पर आप रोक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? मैं क्यों रोक लगाऊंगा भाई? उस मुस्लिम महिला के बुर्का पहनने से कौन मर रहा है? किसको हार्म हो रहा है समाज में? कोई मर रहा है क्या? या कोई बोलेगा मुस्लिम देश में कि कोई हिंदू महिला सिंदूर लगाती है, तो आप उसको रोकेंगे? मैं क्यों रोकूंगा भाई? अगर एक हिंदू महिला सिंदूर लगाती है या आंचल लेती है, अगर या मुस्लिम महिला बुर्का पहनती है, तो उसमें कौन मर रहा है? किसकी मौत हो जा रही है समाज में? किसको हार्म है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो वो तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के अंतर्गत आएगा। तो मैं कौन होता उस पर रोक लगाने वाला? तो जे स्मिल का आप एग्जाम्पल देकर इस चीज को बता सकते हैं। बात समझ में आया? ये बहुत सारे हार्म प्रिंसिपल पर इंटरव्यूज ये सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, की कॉन्सेप्ट है थिंकर्स का। ओके, बताइए एडम स्मिथ में किसको मैच करें? ए का क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, कंप्लीट करना, 25 क्वेश्चन है। एडम स्मिथ का टू होगा। ओके परफेक्ट। जॉन लॉक का क्या होगा? जॉन लॉक किसका कॉन्सेप्ट देता है? जॉन लॉक नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट देता है, राइट। थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए काफी फेमस है। ओके। और जेस मिल लिबर्टी की बात करते हैं, और लिबर्टी में भी सबसे ज्यादा महत्व देते हैं लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, राइट। तो ये कुल मिला के बात है। समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग। अब कौन सा आंसर होगा देख लीजिएगा, उस तरह से मैच करना है उसको, राइट। ये बुक कौन लिखा है जी? अभी हम बताए आपको। पूरा नाम नहीं इसका पूछा जाता, राइट। ये 1776 में ये बुक को लिखा गया है, 1776 में, राइट। एडम स्मिथ लिखा था। फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा है कि नहीं? तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जब मैं डीयू में पहली क्लास करने गया था, तो वहाँ एक टीचर है मधुलिका बनर्जी मैम, वो सबसे पूछ रही थी कि वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम बताओ, वेल्थ ऑफ नेशन बुक का। किसी को याद नहीं रहता है, क्योंकि क्वेश्चन भी इतने से ही पूछा जाता है। चाहे तो याद कर सकते हैं, मुझे खुद याद नहीं है पूरा नाम, राइट। लाइक ऑप्शन देख के पकड़ लेंगे, बट कोई बोले बोल के बताओ, तो बोल के मैं नहीं बता पाऊंगा पूरा नाम, मुझे इतना ही याद है, राइट। डेट भी याद रखिएगा, 1776 में इस बुक को लिखा गया था। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आपका? एडम स्मिथ का फ्री मार्केट इकोनॉमी का। बाकी जो ऑप्शन है वो हम बता ही चुके आप लोगों को। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं क्लासिकल लिबरल। तो नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट कौन देता है बताइए? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स? फादर ऑफ नेचुरल राइट? आंसर क्या होगा? एक कोई ए बोल रहे हैं, प्रिय रंजन। देखिए इसको थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूंगा, राइट। बात ऐसा है कि नेचुरल राइट को, जब आप लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़िएगा मेरे साथ, नेचुरल राइट को सबसे पहली बार तो हॉब्स ही बताता है। हॉब्स बताता है कि नेचुरल राइट होता है, राइट। लेकिन हॉब्स नेचुरल राइट के बारे में बात करता है, हॉब्स नेचुरल राइट को सपोर्ट नहीं करता, ध्यान में रखिएगा। लॉक को बोला जाता है फादर ऑफ नेचुरल राइट, क्योंकि वो नेचुरल राइट के बारे में बात करता है, नेचुरल राइट को सपोर्ट भी करता है। और लॉक जो है तीन नेचुरल राइट को बताता है। कौन कौन सा तीन नेचुरल राइट है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक? ये आप लोगों को सेमेस्टर में भी पढ़ना है, 6 सेमेस्टर में। कौन कौन से तीन राइट है? राइट टू, राइट टू लाइफ, फिर लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, करेक्ट आंसर। तीन राइट के बारे में बात करता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीयूईटी पीजी में, कि भाई इसमें तीनों में से सबसे ज्यादा महत्व किसको देता है? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी में से कॉमन सेंस का खैर क्वेश्चन है, लॉक किसको ज्यादा महत्व दे रहा होगा? लाइफ को दे रहा होगा, क्योंकि जिंदा रहेगा तब ना प्रॉपर्टी और लिबर्टी रहेगा। जिंदा ही नहीं रहेगा तो काहे का प्रॉपर्टी लिबर्टी? बात समझ रहे हैं? तो हॉब्स जो है, हॉब्स में पढ़िएगा, हॉब्स नेचुरल राइट को सपोर्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? हॉब्स पढ़िएगा तो आपको जवाब मिलेगा, मैंने पढ़ा रखा है, राइट। तो इसका आंसर जॉन लॉक होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। परफेक्ट। तो मोस्ट ऑफ यू ने करेक्ट ही आंसर दिया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल सबसे ज्यादा किस पर फोकस करते हैं, कौन से फ्रीडम पर?
जॉन स्टुअर्ट मिल तीन फ्रीडम की बात करते हैं, तीन फ्रीडम। सबसे पहले पहले आप लोग आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर शिवानी, और कोई बताइए। जल्दी 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 जल्दी, आई नीड टू कंप्लीट, आई वाज थिंकिंग टू कंप्लीट इन 1 hour बट आई डोंट थिंक सो वी विल बी एबल टू। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। तीन फ्रीडम्स की बात करते हैं। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन एटसेट्रा। और तीसरा आपका फीचर होता है जॉन लॉक का, अगर आप देखिएगा तो, कि सॉरी जॉन लॉक बोल रहे हैं, सॉरी जेस मिल के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन, एंड थर्ड इज फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन। आप अपने मर्जी से किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, राइट। डिस्टिंक्शन क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में, बताइए, बस इसका आंसर ना दिखे। इसका आंसर क्या होगा नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का, मैंने बता ही रखा। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके ऊपर बाहर से कोई प्रतिबंध ना हो, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन ना हो। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके पास क्षमता हो, पोटेंशियल हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, कि आप अपने काम को कर सकें, राइट। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग करेक्ट, राइट। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। आई होप समझ में आ गया। और बाकी सब तो बेतुका लिखा हुआ स्टेटमेंट, हाँ करेक्ट आंसर, सब कोई का करेक्ट आंसर है, परफेक्ट। अब हम लोग सोसाइटी और स्टेट के बारे में बात करते हैं। अगर हम क्लासिकल लिबरल से पूछेंगे कि सोसाइटी क्या होता है, तो बोलेंगे सोसाइटी इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। What is the CUET PG batch of 2025? Sum total of all the participant is the CUET PG batch, isn't it right? CUET PG बैच का अपने आप में कोई महत्व नहीं है जब तक आप नहीं है या मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। बात समझे? तो सोसाइटी का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक उसमें व्यक्ति नहीं है। When we are adding the people, सब लोगों को जोड़कर ही सोसाइटी बनता है कि नहीं? इनफैक्ट ये स्टेटमेंट जेरेमी बेंथम ने दिया था, ध्यान में रखिएगा। सोसाइटी सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, राइट। और सोसाइटी और इंडिविजुअल में सबसे ज्यादा महत्व किसको देता है? क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअल को देता है। कहता है कि इंडिविजुअल एंड है, मतलब अपने आप में सब कुछ है, और जो सोसाइटी है वो एक मीन्स है। सोसाइटी क्या है? एक मीन्स है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, राइट। एक तरीका है, एक माध्यम है, ओके। स्टेट के बारे में मैंने बता ही दिया। स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं क्लासिकल लिबरल्स, कि स्टेट इज नेसेसरी इवल। स्टेट इवल भी है, क्योंकि ये आपके फ्रीडम को कम करने की कोशिश करता है कानून बना बनाकर। बट दिस इज नेसेसरी एज वेल, बिकॉज स्टेट नहीं होगा तो एक दूसरे का कत्ल करके पूरा समाज का समाज बर्बाद हो जाएगा। तो स्टेट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इट प्रोटेक्ट यू, इट गिव यू सिक्योरिटी। दैट इज वाई द स्टेट इज नेसेसरी, बट इट इज ऑल्सो एन ईवल, राइट। बात समझ में आ गया? ये कुल मिला के बात है, ओके। अब आंसर कीजिए। अगले बार से ना आंसर नहीं दिखेगा जी, आंसर लिखेंगे ही नहीं, ओके। देख इसको बताइए, सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, कौन सा ऑप्शन सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल जैसा दिख रहा है? खुद से आपको समझ में आ जाएगा। कॉमन गुड का बात मतलब पूरा समाज का बात करना, तो पूरा समाज का तो बात ही नहीं कर रहा है। एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सोसाइटी। आंसर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आंसर ना एट द एंड आई विल मेंशन द आंसर्स, ओके। इसका, हाँ बताइए, यहाँ से पढ़ के बताइए। क्लासिकल लिबरलिज्म का कौन सा डेफिनेशन स्टेट को जो है वो डिफाइन करता है? स्टेट इज नेसेसरी गुड दैट शुड कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्या स्टेट को सब जो है कंट्रोल करना चाहिए, राइट? ऐसा तो नहीं है। आप लोग का आंसर करेक्ट है, एक बार हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को, राइट। द स्टेट इज नेसेसरी इवल दैट शुड बी लिमिटेड, हाँ वेरी गुड आंसर, करेक्ट एवरीवन, करेक्ट, ओके। बी, सबने बी बताया, राइट। तो स्टेट एक नेसेसरी इवल है, और स्टेट लिमिटेड होना चाहिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पुलिस स्टेट, राइट, दैट इज द पॉइंट, ओके, परफेक्ट, करेक्ट है। 6:56 हो गया, अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा 7 बजे से अमेरिका में क्लास, और हमको, अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है मेरे भाई? एडम स्मिथ वाला फ्री मार्केट इकोनॉमी, राइट। इसी चीज को बिलीव करता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई सब कुछ कंट्रोल करेगा, स्टेट को कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है कोई भी चीज, यही कॉन्सेप्ट है। बस आंसर ना दिखे। अच्छा ये वैसे भी आप लोग बता देते, राइट। ये तो आप लोग बता ही देंगे ना, ओके। दिस इज वेरी सिंपल, सी वुड बी द आंसर। विच इकोनॉमिक पॉलिसी एडम स्मिथ किसको सपोर्ट करता है? तो फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ओके।
अच्छा, इनविजिबल हैंड, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? बिना ऑप्शन के बताइए। कुछ इनविजिबल फोर्सेस है मार्केट में जो कि कंट्रोल करते हैं मार्केट को। करेक्ट आंसर, सब ठीक बता रहे हैं, एडम स्मिथ, राइट। ठीक बात है, कर देते हैं टिक। ओके, परफेक्ट। इस तरह से पढ़िएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। एक बार खुद से पढ़िएगा, एक बार मेरे से पढ़िएगा क्लास में। हर एक लेक्चर का क्वेश्चन ये सब। किस चीज़ के इक्वालिटी में बिलीव करता है क्लासिकल लिबरलिज्म? बिना ऑप्शन का बताइए तो। क्लासिकल लिबरलिज्म बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ। हाँ, क्वेश्चन भेज देंगे हम लोग। हाँ, वेरी वेरी या वेरी वेरी गुड नंदिनी, करेक्ट आंसर। और कोई? अनीशा, इक्वालिटी ऑफ आउटकम में नहीं बिलीव कर रहा ना, अपॉर्चुनिटी में बिलीव करता है, राइट। नेगेटिव इक्वालिटी में बिलीव करता है, बिल्कुल सही बात। नेगेटिव इक्वालिटी उसी को कहा जाता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, राइट। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टिक करेंगे, ओके। सबको समान अवसर देना है, उसके बाद क्या आउटकम होगा, आउटकम के बारे में उन्हें कोई लेना देना नहीं, राइट। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबका सही है, राइट। ए आंसर नहीं होगा, राइट। अपॉर्चुनिटी वाला होगा, ओके। आगे चलते हैं, फॉर्मल इक्वालिटी, इसी को फॉर्मल इक्वालिटी बोल दीजिए, नेगेटिव इक्वालिटी बोल दीजिए, सब बात बराबर है, राइट। इसी को कहा जाता है, ओके। हर्बर्ट स्पेंसर, देखिए हर्बर्ट स्पेंसर ना क्लासिकल लिबरल का एक बहुत बड़ा थिंकर है हर्बर्ट स्पेंसर। आपने अगर कोई साइंस पढ़ रखा है, बायो पढ़ रखा है, राइट, तो चार्ल्स डार्विन से एक स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है जो उसके नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को बताता है। वो स्टेटमेंट को जानता है? वेरी गुड प्रियांश, राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये अब आपको जानकर खुशी होगी या दुख भी होगा, पता नहीं। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो फ्रेज है ना, ये डार्विन ने खुद से कॉइन नहीं किया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो फ्रेज है, ये कॉइन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि जैसे आपका नेचर में कैसे होता है कि जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है, बाकी सब मर जाते हैं, राइट। तो उसी तरह से सोसाइटी में भी फिटेस्ट सर्वाइव होने चाहिए। कोई बीमार है तो उसको इलाज कराने का जरूरत नहीं है, वो अनफिट है सुसाइड जो है सोसाइटी में रहने के लिए, मरने दो उसको, खुद एलिमिनेट हो जाएगा। कोई अनपढ़ है, कोई बात नहीं, फिट नहीं है, पैसा वाला नहीं था, वो पैसा वाला क्यों नहीं था, फिट नहीं था, कमा नहीं पाया। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ जो अमीर होगा, एंड ट्रस्ट मी, जिस तरह से इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्यूचर में फिर से ये कॉन्सेप्ट आएगा क्लासिकल लिबरलिज्म का, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिटेस्ट लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे, जिनके पास घर में एसी हो, फ्रीज हो, एयर प्यूरिफायर हो, वाटर प्यूरिफायर हो, रिच लोग। सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट हो जाएगा, फिटेस्ट से ये चीज चेंज हो जाएगा। दैट वुड बी द लाइक सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट, बिकॉज द रिचेस्ट वुड बी फिटेस्ट, दे वुड बी फिट। ऐसा होगा, राइट। कल की मूवी मैं देखने गया था, बहुत दिन बाद मैं मूवी देखा था अपने स्टेट पीसीएस या बाकी सब चीज़ों से करके। तो उसमें दिखा रहा था लाइक कितना इन्वायरमेंट डैमेज हो चुका है, तमाम चीज़ें। उसमें तो एग्जाजरेशन था, बहुत ज़्यादा दिखा दिया था, बहुत फेंक दिया था पूरा जोर से। बट हाँ, सिचुएशन तो होगा ऐसा 200 साल 300 साल आने वाले में, राइट। वी विल नॉट बी हियर एनीवे, ओके। अच्छा, सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट भी ऑप्शन में है, राइट, मैंने पुट किया था। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ओके। बात समझ में आया, हर्बर्ट स्पेंसर। ये तो आप लोग बता पाइएगा, अभी ही मैंने आपको बताया है। वेल्थ ऑफ नेशन किसका बुक है जी, बताइए। ए का क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट, आई विल टेक अ 15 मिनट ब्रेक ऑल्सो। हाँ, करेक्ट आंसर, एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन, राइट। जॉन लॉक का, जॉन, अच्छा, जॉन जॉन लॉक में कौन सा टिक करें? हाँ, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, राइट, वेरी गुड। और हॉब्स का कौन सा बुक है? हॉब्स का कौन सा टिक करें? वन, राइट, लिवियाथन। और जेस मिल में कौन सा टिक करें? जेस मिल में, हाँ, वेरी गुड, करेक्ट, लास्ट बच गया, लिबर्टी, करेक्ट शिवानी, करेक्ट एवरीवन, ओके। अब देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वही आंसर हो जाएगा, राइट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट का कौन लिखा है, अभी हमने डिस्कस किया, जॉन लॉक ने लिखा है, राइट। प्लीज डू मेक योर नोट्स, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने यहाँ से भी बना लीजिएगा कुछ कुछ, और लेक्चर देख के जरूर अपने हाथों से लिख के बनाइएगा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो हम बोल रहे हैं कीजिएगा, तो आराम से टॉप 5 यूनिवर्सिटी तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत का ही बात नहीं है। ये अभी हम तुरंत बता रहे हैं, उतने दिन से हम बार 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 बोलते जा रहे हैं, राइट, लाइक उतने देर से, आई मीन
कि सोसाइटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल, ये किसने बोला? यू नो दिस राइट? जेरेमी बेंथम ने इस बात को बोला है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, लिबर्टी का सबसे मेन पर्पस क्या है अकॉर्डिंग टू जेएस मिल? ये मैंने आपको शायद अभी तक नहीं बताया। ये लेक्चर में ऑब्वियसली हमने कवर किया होगा इसको। देखिए, लिबर्टी का सबसे मेन पर्पस होता है आपको सेल्फ रियलाइजेशन या पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना। व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? सेल्फ रियलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं आत्मज्ञान। व्हेन आई से आत्मज्ञान, आपको लगता होगा तो धार्मिक वर्ड आ गया, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आत्मज्ञान का मतलब होता है आप जिस चीज में बेस्ट है ना, उस चीज में एकदम बेस्ट हो जाना, मतलब आपसे बेस्ट कोई रहे ही ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को बहुत ऊपर तक एलिवेट कर लें। कोई क्या आत्मज्ञानी इंसान है दुनिया में? बहुत सारे लोग हैं। विराट कोहली, लता मंगेशकर आत्मज्ञानी थी। तो आत्मज्ञान का मतलब वो अध्यात्म वाला नहीं कि अपने आप को समझना है। आई ऑलवेज प्रमोट मेडिटेशन, ओके, आई ऑलवेज डू मेडिटेशन, यू ऑल्सो शुड मेडिटेट, दैट विल इंप्रूव योर मेमोरी पावर एंड ऑल राइट। क्योंकि मैं, देखिए, मैं बहुत सारे काम एक साथ कर रहा हूँ। यूएस का भी पढ़ता हूँ। अब यूएस में मुझे डेमोग्राफी पढ़ाना पड़ता है। अब मुझे इंडिया का डेमोग्राफी नहीं पता कि किस स्टेट में कितना लोग है, कितना पॉपुलेशन है, क्या है, तो मुझे यूएस का 50 स्टेट का कहाँ से पता रहेगा? तो मुझे जो पढ़ाना रहता है मैं पढ़ के जाता हूँ। तो मैं इधर भी पढ़ा रहा हूँ, उधर भी पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत तो दिमाग काम करता है राइट, लाइक थोड़ा बहुत याद रहता है। फिर बाद में भूल जाते हैं यूएस का, क्योंकि मेरे को काम नहीं देगा, बट या यू हैव टू टीच एनीवे राइट। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा तो आपका मेमोरी ठीक होगा, बहुत बेटर होगा राइट। हम कभी बताएंगे करते कैसे हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने काम में बहुत बेहतर बन जाएं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे प्राप्त करेंगे? हाउ यू विल हैव द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? स्किल को सीख के। और स्किल सीखने को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। और आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी कर पाएंगे जब आपको लिबर्टी मिलेगा। तो एक चेन है। लिबर्टी होगा जब सचिन तेंदुलकर को कोई फील्ड में बैट लेके जाने ही नहीं देता, लिबर्टी ही नहीं देता, तो कहाँ से प्रैक्टिस कर पाते क्रिकेट? तो जब लिबर्टी होगा तब ना जाके स्किल डेवलपमेंट होगा, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। और जब पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा तब ना वो अपने फील्ड में एकदम हाईएस्ट कुछ अचीव कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। अब आंसर कीजिए। तो वही वही चीज हुआ, लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपना सबसे बेस्ट करना अपने आप में राइट। तो अलाउ करना इंडिविजुअल को अपने ओन गुड को परस्यू करने के लिए राइट। ध्यान में रखिएगा, अपने गुड को परस्यू करने के लिए, वही आंसर हो गया। अच्छा, क्लासिकल लिबरल्स assert that certain rights are inherent and cannot be violated by the state. Which right are these right typically referred to as? कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिसको आप बिल्कुल वायलेट नहीं कर सकते राइट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कौन बताया? या नेचुरल राइट, अब तो सबने बता दिया राइट। एंड गुड थिंग इज यू कांट सी द आंसर्स ऑफ योर ऑफ ईच अदर राइट। करेक्ट आंसर, सबका करेक्ट आंसर है, परफेक्ट। नेचुरल राइट, ओके, नेचुरल राइट को कोई आपसे नहीं छीन सकता, स्टेट भी नहीं छीन सकता। बात समझ में आया? ये लॉक की थ्योरी है। ओके, ध्यान में रखिएगा। लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी। क्लासिकल लिबरल व्यू रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एज। क्या क्लासिकल लिबरलिज्म देखते हैं यहाँ, देखिए। इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट, ये दोनों आपस में कैसा है? मतलब सोसाइटी का इंटरेस्ट और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट एक दूसरे को अपोज करता है या एक दूसरे को प्रमोट करता है राइट, क्या करता है? इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो ये फ्री मार्केट के थ्रू, ये लोग फ्री मार्केट में बिलीव करते हैं राइट। यहाँ देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। हार्मोनाइज्ड बाय द स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट का इंटरवेंशन तो ये लोग मानते ही नहीं। ये लोग सोशल नॉर्म्स को भी नहीं मानते राइट। तो ये लोग फंडामेंटली अपोज्ड या तो फिर फ्री मार्केट। तो आपका जो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते रहे हैं। आपका जो इंटरेस्ट है और जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है, ये दोनों एक ही तरीके से पूरा हो सकता है जब फ्री कंपटीशन होगा मार्केट में, तभी पूरा हो सकता है। जब फ्री मार्केट में आप लोग दोनों इंटर करेंगे और फ्री मार्केट में आप लोग जो है अच्छा काम करेंगे, तब जाके सोसाइटी का भी इंटरेस्ट पूरा होगा, आपका भी इंटरेस्ट पूरा होगा।
क्योंकि आपका इंटरेस्ट पूरा हो जाता है तो सोसाइटी का इंटरेस्ट खुद पूरा हो जाता है। तो ये लोग दोनों में हारमोनियस रिलेशन है। बात समझ में आया? अगर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट पूरा होगा तो सोसाइटी का भी कॉमन इंटरेस्ट पूरा होगा। आप डॉक्टर इंजीनियर आप आईएएस बनेंगे तो आपका फैमिली का इंटरेस्ट पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा? फैमिली को आप सोसाइटी मान के चलिए और अपने आप को आप इंडिविजुअल मान के चलिए। तो क्या इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को पूरा होने से क्या सोसाइटी का इंटरेस्ट नहीं पूरा होता? एक व्यक्ति फैमिली में कुछ कर जाता है तो बाकी का इंटरेस्ट पूरा होता है कि नहीं होता है? पूरे फैमिली का। वही चीज है। तो ये दोनों में हारमोनियस रिलेशन है, ध्यान में रखिएगा। तो फंडामेंटली अपोज्ड भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए बी आंसर होगा। परफेक्ट, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं थिंकर्स एंड थ्योरी से। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है। नाइट वॉचमैन स्टेट किसने बोला था? नाइट वॉचमैन का मतलब वही पुलिस स्टेट। बस जैसे गार्ड पहरेदारी करता है बाहर में, बस पहरेदारी करेगा स्टेट, राइट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नंदिनी, वानी, राजेश, एवरीवन, परफेक्ट, राइट। तो नाइट वॉचमैन का जो कॉन्सेप्ट है ये बाद में वापस से एक थिंकर देता है, जिसको बोला जाता है कि ही इज द इनकारनेशन, ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ जॉन लॉक। वो नियो लिबरल है। देखिए, जो चीजें मैं अभी क्लासिकल लिबरलिज्म में पढ़ा रहा हूँ ना, वो सेम चीजें नियो लिबरलिज्म में रिपीट होंगी। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, या आप लेक्चर देख कर आएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, राइट। वेरी गुड नंदिनी, आपने लगता है आपने 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, राइट। रोबोट लॉजिक। रोबोट लॉजिक को कहा जाता है कि रोबोट लॉजिक जो है, 3 थिंकर्स पढ़ाऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट, राइट, नियो लिबरलिज्म में। एक का नाम है एफे हयाक, एक का नाम है मिल्टन फ्राइडमैन, और एक का नाम है रोबोट लॉजिक। और भी बहुत सारे नियो आपके लिबरल थिंकर्स हैं, नियो लिबरलिज्म के सपोर्टर्स हैं, जैसे में आइजिया बर्लिन भी नियो लिबरलिज्म है, राइट। ये ट्रोइका कहा जाता है उनको, ओके। करेक्ट, ट्रोइका मतलब ग्रुप ऑफ 3, ओके। एफ ए हयाक हो गए आपके, रोबोट नॉजिक हो गए, मिल्टन फ्राइडमैन हो गए। तो रोबोट नॉजिक जो है ना, सेम टू सेम बात कहता है जो कि लॉक कहता था। तो ऐसा कहा जाता है कि रोबोट नॉजिक जो है ये वापस से पुनर्जन्म है जॉन लॉक का, मतलब ऐसी कहा जाता है, बस ऐसा मत मानिए कि सच में पुनर्जन्म था। कह दिया जाता है क्योंकि दोनों एक ही जैसे बात कर रहे हैं, राइट। तो नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट जो है ये आपका किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था। लिमिटेड गवर्नमेंट को जॉन लॉक सपोर्ट करते हैं। एडम स्मिथ लेजास फेयर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, कम से कम स्टेट इंटरवीन कर इकोनॉमी में, राइट। थॉमस हॉब्स एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, राइट, एब्सोल्यूट पावर को सपोर्ट करते हैं। थॉमस हॉब्स, ध्यान में रखिएगा, थॉमस हॉब्स जो है वो भी आपका क्लासिकल लिबरल है, ओके। तो आप तो ये बोलिएगा कि भाई आपने तो बोला कि स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे चीजों में, तो थॉमस हॉब्स तो कहता है कि सब में इंटरफेयर कर सकता है स्टेट। थॉमस हॉब्स तो स्टेट को खूब सारा पावर दे देता है। तो थॉमस हॉब्स को क्यों आपने इसमें रखा क्लासिकल लिबरलिज्म में? आप तो इसको नहीं रखते इसमें। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का सबसे मेन मुद्दा क्या है? क्लासिकल लिबरलिज्म वेलफेयर नहीं प्रमोट करता। कोई भूखे मर रहा है तो खाना नहीं देगा, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल फ्री में इलाज नहीं देगा, कोई अनपढ़ है तो उसको फ्री में शिक्षा नहीं देगा। वेलफेयर एक्टिविटी नहीं प्रमोट करता। और थॉमस हॉब्स भी वेलफेयर एक्टिविटी नहीं प्रमोट करने की बात करता, इसीलिए इसको भी क्लासिकल लिबरल में हम लोग रखे हैं। बात समझ में आया? लेकिन थॉमस हॉब्स एक मायने में अगर आप देखिएगा तो वो क्लासिकल लिबरल से थोड़ा सा अलग है, रखते उसको इसी में है कि थॉमस हॉब्स स्टेट को बहुत पावर दे देता है, लेकिन बाकी क्लासिकल लिबरल्स जो हैं स्टेट को बहुत कम पावर देते हैं। स्टेट को कहते हैं कि नेसेसरी ईवल है, द गवर द गवर्नमेंट हु गवर्न लीस्ट इज बेस्ट, ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है, राइट। और बाकी हर्बर्ट स्पेंसर जो है सोशल डार्विनिज्म का थ्योरी देता है। सोशल डार्विनिज्म का मतलब कि जो सोसाइटी में फिट होगा वही सोसाइटी में जीने लायक है, बाकी खुद मर जाएंगे, राइट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो जैसे नेचर में आपका डार्विनिज्म का थ्योरी चलता है नेचुरल सिलेक्शन का, वैसे सोसाइटी में भी चलेगा। हर्बर्ट स्पेंसर हर्बर्ट स्पेंसर के सोशल डार्विनिज्म के कॉन्सेप्ट से विवेकानंद बहुत नाखुश थे। हर्बर्ट स्पेंसर और विवेकानंद एक दूसरे से डिबेट किया करते थे इस मुद्दे को लेकर। विवेकानंद कहते थे कि अगर कोई फिटेस्ट नहीं है, अगर कोई फिट नहीं है सोसाइटी में रहने के लिए, राइट, एग्जाम्पल के तौर पर कोई बीमार है तो फिट नहीं है सोसाइटी के लिए, तो तुम उसको मरने के लिए छोड़ दोगे, इलाज नहीं दोगे? ये कौन सा बात हो गया भाई? तो विवेकानंद जो है वो मानवता के पक्षधर थे। तो बहुत बार हर्बर्ट स्पेंसर के साथ चिट्ठी पत्री उनका हुआ करता था। उसको इंग्लिश में करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। इफ टू पीपल आर राइटिंग द लेटर्स टू ईच अदर एंड डिबेटिंग अबाउट अ टॉपिक, दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डेंस, राइट। तो वो लोग करस्पॉन्डेंस करते थे एक दूसरे से, ध्यान में रखिएगा। इसी को सोशल डार्विनिज्म कहा जाता है। कोई बात नहीं, समझ में आ गया, आगे चलते हैं।
इकोनॉमी पॉलिसी। व्हाट रोल शुड द स्टेट प्ले इन द इकोनॉमी? क्या रोल स्टेट इकोनॉमी में प्ले करे? बताइए, यहीं 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 से आंसर बता दीजिएगा आप लोग, आगे जाने का जरूरत नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर, समझ में आया ना? ठीक बात है, ठीक बता रहे हैं। मिनिमम इंटरवेंशन होना चाहिए, इनविजिबल हैंड को मार्केट को गाइड करने देना चाहिए भाई। और इनविजिबल हैंड क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई शुड गाइड, राइट। अब क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आएगा। समझ में तो ऐसे लेक्चर से भी मेरे आता आपको, राइट। और आया तब ना इतने लोगों ने निकाला पिछले बार, राइट। बट क्वेश्चन से याद ज्यादा दिन तक रहेगा। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है? बताइए, यहीं से बताइए। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब? करेक्ट आंसर। करेक्ट। शुभाश्री, आयुषी, वानी, प्रियांश, एवरीवन, मयंक, राइट। करेक्ट आंसर है, ठीक बात है, राइट। ऐसे एक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को, मितेश, राइट, इंडिविजुअल को सिर्फ हार्म करता है, लाइक इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, दिस इज द पॉइंट। 25। इक्वालिटी पर इनका क्या कहना है? इक्वालिटी पर क्या राय है इनका? यहीं यहीं से बता दीजिएगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। करेक्ट, राइट। फॉर्मल इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, राइट। करेक्ट आंसर। तो हमने कंप्लीट कर लिया 25 क्वेश्चन, ओके। हम यही 25 क्वेश्चन आपको क्विज में जाएंगे, मतलब ये क्लास वर्क का क्विज होगा। इसको आप लगाएंगे तो वापस आपको याद हो जाएगा। अलग से 25 क्वेश्चन दूंगा, वो क्विज सेल्फ असेसमेंट के लिए। और जो अलग से 25 क्वेश्चन दूंगा वो टफ होगा, तो उसको लेक्चर को देख के तब उसको अटेम्प्ट करने जाएगा, वरना गलत होगा, ओके। मैंने टफ क्या होगा एक बार समझ गए तो कर ही दीजिएगा आंसर, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। फिर भी पढ़ के दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगेन आई एम एम्फोसाइजिंग, खुद से नोट्स बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने से नोट्स नहीं बनाइएगा और अभी से नहीं पढ़ना शुरू कीजिएगा तो चीज़ें पाइलअप होती जाएंगी और लास्ट में डिमोटिवेट हो जाइएगा, राइट। अभी खैर बहुत टाइम है, अभी आप लोग अक्टूबर नवंबर से भी शुरू करेंगे तो बहुत, लाइक देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। बट अक्टूबर नवंबर से शुरू करने का ये मतलब नहीं कि लिटरली अक्टूबर नवंबर से शुरू करना है, राइट। अभी से ही धीरे धीरे करते जाइएगा। अगेन आई एम सेइंग, सीयूईटी पीजी छोटी चीज़ है, उसके लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे। मतलब अल्टीमेटली पढ़ उसी के लिए रहे हैं, राइट, इन दिस क्लास। बट हमारा एक लार्जर गोल है। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग लार्जर गोल के लिए काम कर रहे हैं। जो बिहार में रहता होगा वहाँ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल होता है, उसमें ऑप्शनल पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। आपका बीपीएससी ऑप्शनल का भी प्रिपरेशन हो रहा है। अगर आप बिहार में रहते हैं, यूपी में भी रहते हैं, ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस, तो आपका स्टेट पीसीएस का भी तैयारी हो रहा है, राइट। मैं ही एक बदकिस्मत आदमी हूँ, मेरे स्टेट में इन्होंने ऑप्शनल पेपर ही कुछ नहीं रखा। हमारे स्टेट में एक लैंग्वेज पेपर है अलग से, और वो भी आपको लेना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज कोई एक। इसी के चक्कर में मेरा एक में मार्क्स कम आएगा मेरे ख्याल से इस बार। हाँ, मैं झारखंड से रहने वाला हूँ, झारखंड का रहने वाला हूँ। अभी हम दिए हैं मेंस का पेपर, राइट। तो हम इंग्लिश लेकर दिए, मेरे को खोरठा लेने का काम था, लाइक आई डिडंट टू खोरठा। खोरठा लेते तो अच्छा होता, लेकिन खोरठा उधर हजारीबाग की तरफ बोलते हैं हमारे स्टेट में। तो मुझे लगा मुझे नहीं खोरठा समझ में आएगा, क्योंकि मैं भोजपुरी बोलता हूँ। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ के लोग भोजपुरी और मगही बोलते हैं, बिहार से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है वो स्थान, पलामू, राइट। तो उसमें हम गड़बड़ कर गए, कोई बात नहीं। होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, राइट। तो आप लोगों को फायदा है, बीपीएससी में फायदा है, यूपी पीसीएस में फायदा है, तो सब पर्सपेक्टिव से इसको देख के चलना है, ओके। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगले क्लास में बोले तो टुडे इज थर्सडे, मोस्ट प्रोबेबली ऑन सैटरडे वी विल मीट, राइट। एक दिन का ब्रेक बीच में देना इज इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला वाला मॉडर्न लिबरलिज्म लेक्चर 2 देख कर आना है। लेक्चर 2 देख के आएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं भी देख कर आएगा तो भी समझ में आएगा, देख के आएगा तो अच्छा बात है, राइट। ठीक है, बाकी हम नोट्स अपलोड कर देंगे, ओके। परफेक्ट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली समझिए सभी चीज़ों को। थैंक यू प्रिरंजन, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके। आज हो गया आपका थर्सडे, फ्राइडे के दिन तो एक दिन टाइम हमको मिलेगा तब हम अपलोड कर पाएंगे सारा चीज़, राइट। सैटरडे के दिन मिलते हैं, राइट। परफेक्ट।
सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय। तो हम जा रहे हैं, ओके? 7:30 से मेरा क्लास है, मेरे को जाना होगा। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबको मोस्ट वेलकम मेरे तरफ से।